बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द ग्रे बिगनिंग्स। ये आपकी चैप्टर नंबर 15 है आपके बुक का, और इसमें सबसे पहले हम राइटर्स के पढ़ने से हम आगाज़ करने लगे हैं। हाँ जी, अमेरिकन थी, बायोलॉजिस्ट थी और कंजर्वेशनिस्ट थी और लेडी थी। ठीक है, हर से हमें पता चला है। कैरसन ने अपनी एक्वेटिक बायोग्राफी या बायोलॉजिस्ट के तौर पर यूएस ब्यूरो ऑफ फिशरीज में काम शुरू किया और फिर एक फुल टाइम नेचर राइटर बन गए 1950s में। उसकी 1957 की बेस्ट सेलर बुक जो थी द सी अराउंड अस, ये 1957 में लिखी गई और बेस्ट सेलर बुक थी। इसको यूएस नेशनल बुक अवार्ड मिला। उसके बाद उसकी दूसरी बुक जो थी एजेस ऑफ द सी और तीसरी बुक थी अंडर द सी विंड। पहली थी द सी अराउंड अस, दूसरी थी द एजेस ऑफ द सी और तीसरी थी अंडर द सी विंड। ये सी ट्रिलॉगी ने उसने उसमें ओशियन लाइफ को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर किया है। तो इस बुक को जो कि द ग्रे बिगनिंग्स है, ये आपकी इस बुक में से एक्सट्रैक्ट लिया गया है, द सी अराउंड अस, जो कि यूएस का बेस्ट सेलर अवार्ड मिला था 1950s में, और उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिल गई थी। तो ये इस राइटर के बारे में थोड़ा सा आपको मैं पढ़ लिया कि जो राइटर थी वो दरअसल एक बायोलॉजिस्ट थी। तो लिहाजा ये स्टोरी आप लाजमी बात है बायोलॉजी की फील्ड से मुतल्लिक पढ़ेंगी। इसमें आप थोड़ा सा जोलॉजी पढ़ेंगे और थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो ये इसके राइटर के बारे में है। डिटेल्ड समरी इन इंग्लिश। इस स्टोरी में द ग्रे बिगनिंग्स, जिसमें कि आगाज़, अब इसका जो टाइटल है स्टूडेंट्स ग्रे बिगनिंग्स, इसको थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये बिगनिंग्स के बारे में है। आपने सेकंड ईयर में एक सबसे पहली स्टोरी पढ़ी थी द डाइंग सन। ये उसी के थीम को लेकर चल रही है, लेकिन ये काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है इसमें कि कैसे ज़मीन बनी, कैसे चांद, सूरज, कैसे चांद और दूसरे प्लैनेट्स बने। और ये उसने कहा है कि चूँकि बिगनिंग्स हो रही थी हर चीज़ की, मून मर रहे थे, प्लैनेट्स थे, अर्थ थी, लेकिन ये ग्रे थी। ग्रे क्यों थी? क्योंकि हमें उसके बारे में मुकम्मल तौर पे आगाही नहीं है। ग्रे इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट एंड ब्लैक। सो देयरफॉर यहाँ पे जो वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन ग्रे के रेफरेंस में उसने बयान किया, हमें उसको समझना है। उसने कहा है कि ये बिगनिंग्स एक्चुअली ग्रे थी क्योंकि हमें इसके बारे में नहीं पता। और इसका स्टोरी का जो मेन थीम है वो क्या है? द बर्थ ऑफ द planets including the earth and moon and other planets। हमारी इस ज़मीन के प्लानट की और मून की और दूसरे प्लानट की बर्थ कैसे हुई। ही गिव्स अ रैशनल, वो एक रैशनल देती है, अकली व्यू देती है कि कैसे सी बना होगा और कैसे ओशियन और अदर एंशंट रॉक्स बनी हुई होंगी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग देखेंगे कि राइटर जो बात कर रही है वो वही थीम को लेकर चल रही है जो कि आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था द ग्रे बिगनिंग्स के रेफरेंस में। वो ये कहती है कि ज़मीन की जो एस्टिमेटेड एज है वो 2 बिलियन साल है, और यही जो है समंदरों की और समंदरी हयात की, समंदर की बर्थ की एज है कितने, 2 बिलियन ईयर्स। और उसने कहा है कि मैनिटोबा जो कि एक कनाडा का प्रोविंस है, इसमें इतनी बड़ी रॉक्स एग्जिस्ट करती हैं जिसकी तकरीबन इतनी एज है 2 बिलियन ईयर्स। अब आप याद करें जो सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए एक बिग पुल, जैसा कि आपको याद होगा कि सन के वॉन्डरिंग स्टार केम नियर आवर सन एंड द नियरर द स्टार केम द बिगर द वेव रोज until the wave broke into pieces. And because of the gravitational pull of the sun, because these pieces are the part of the sun, therefore pieces start revolving around the sun. This is said to be the birth of the solar system in which we are a part. The writer here also is agreed upon about that Big Bang theory about this Earth, and about that theory that how our Earth came into being. He said that his sun is as old, और जो सूरज है वो ज़मीन से ज़्यादा बड़ा है, जिसके नतीजे के तौर पर मोल्टन मास जो सन का था, आपको पता है कि सन एक मोल्टन फॉर्म में है। तो ये एक थ्योरी है कि सूरज, एक सितारा गर्दिश करते हुए सूरज के करीब आया और उसने सूरज
को उसके अंदर एक ग्रेविटेशनल पुल पैदा किया और ये पुल इतना बड़ा हो गया कि वो सूरज से अलहदा हो गया और वो सूरज के गिर्द घूमना शुरू कर दिया मुख्तलिफ छोटे बड़े पीसेस की सूरत में। और यही हमारा सोलर सिस्टम है। ये ग्रेविटेशनल पुल है और ये एक बड़ा स्टार था जो कि सूरज के करीब आया। ये आपने उसने कहा है कि इस तरीके से हमारी ज़मीन पैदा हुई। उसके बाद उसने कहा है द बर्थ ऑफ अर्थ एंड मून। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने लगे हैं द बर्थ ऑफ अर्थ एंड मून, ज़मीन और चांद कैसे बने। राइटर कहता है ये एक थ्योरी है। राइटर ये कहती है कि आपने पढ़ा था पहले हमने कि एक सितारा गर्दिश करते हुए सूरज के करीब आया, उसने सूरज की को ग्रेविटेशनल पुल दिया, उसकी जो एक मोल्टन मास था वो सूरज से अलहदा हो गया। जब वो अलहदा हुआ तो सूरज ही के हिस्से होने की वजह से वो सूरज के इर्द गिर्द हरकत करना शुरू कर दिया। द ब्रोकन चंक of molten mass was the earth and another chunk broke away from the earth which became the moon। अब यहाँ पर राइटर ये कहता है कि मोल्टन मास जो थी वो ज़मीन बन गई और उसी ज़मीन से एक और हिस्सा अलहदा होकर वो चांद बन गया। द राइटर क्लेम्स दैट देयर आर 3 लेयर्स फ्रॉम द अर्थ विच ज़मीन की 3 लेयर्स हैं। लेस हैवी मटेरियल जो है वो सबसे ज़्यादा ज़मीन को सराउंड करता है। सबसे जो हैवी मटेरियल है वो ज़मीन की सबसे अंदरूनी क्रस्ट में चला गया। लीस्ट हैवी मटेरियल जो है वो ज़मीन के आउटर रिम बन गया और उसके बाद जो सबसे लीस्ट हैवी था वो सबसे बाहर चला गया। मतलब कि ज़मीन को उसने ज़मीन में जो चीज़ें इकट्ठी स्टोर हुई उसमें सबसे जो हैवी मटेरियल था वो सबसे नीचे गया, उससे कम हैवी ऊपर आ और सबसे कम हैवी जो है वो सबसे ऊपर वाली लेयर बनाए। जब जो प्रोसेस सूरज और के साथ हुआ था और हमारी ज़मीन वजूद में आई थी, वही प्रोसेस ज़मीन के साथ हुआ और मून वजूद में आया। यानी कि ज़मीन से कुछ जब ज़मीन राउंड कर रही थी, गर्दिश कर रही थी सूरज के इर्द गिर्द, तो ज़मीन चूँकि ख़ुद एक पिघला हुआ मोल्टन मास थी, पिघला हुआ मास थी, तो ज़मीन में से भी कुछ हिस्सा निकल कर अलहदा हो गया और वो ज़मीन का चांद है। अब वो जो जहाँ से वो हिस्सा निकल कर गया था वहाँ पे समंदर बन गए। मून came into existence after the earth crust has become hardened instead of its liquid state. The chunk that became moon caused a deep depression from that forms the Pacific Ocean। ठीक है, पैसिफिक ओशन जो कि एक है, उसने कहा है वहाँ पर जो एक बहुत बड़ा सा एक स्कार, एक बहुत बड़ा सा धब्बा एक लग गया, वो पैसिफिक ओशन है और ये और सबसे ज़मीन का बड़ा और सबसे डीपेस्ट ओशन है। उसके बाद उसने कहा है मून की जो चंक था ज़मीन का वो मून बन गया और ये जो चांद था इसने जो जिस मुकाम से निकल कर गया था वो पैसिफिक ओशन बन गया। ये डीपेस्ट और लार्जेस्ट ओशन है चारों समंदरों में से, जो कि ज़मीन की 1/3 ज़मीन की सरफेस को कवर करता है और तकरीबन इसके हाफ ऑफ इट्स फ्री वाटर को कवर करता है। तकरीबन 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या 64 मिलियन स्क्वायर माइल्स बनता है ये। 164 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर या 64 मिलियन स्क्वायर माइल्स का ये एरिया कवर करता है। और ये भी क्लेम किया जाता है कि इसकी डेप्थ तकरीबन 4282 मीटर या 14,049 फीट है। इतनी गहरी इसकी समंदर की इसकी गहराई है। तो इससे ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है बेटा आपके पेपर में, राइट अ नोट ऑन द बर्थ ऑफ मून। तो बर्थ ऑफ मून को अगर आप उर्दू में समझ लें तो वो ये है कि जैसा ज़मीन सूरज से अलहदा हुई और ज़मीन सूरज का हिस्सा होने की वजह से सूरज ही के इर्द गिर्द हरकत करने लगी, इसी तरह मून ज़मीन से अलहदा हुआ। और मून चूँकि एक बहुत अहम वाक़या रूनमा हुआ, क्योंकि जब मून ज़मीन से अलहदा हुआ तो वहाँ पे एक बिग स्कार हो गया और उस बिग स्कार को समंदर के पानियों ने कवर कर लिया। समंदर कैसे बना इसको भी इसके साथ ही हम देख लें तो ये हो जाएगा व्हाट इज़ राइट अ नोट ऑन द बर्थ ऑफ द मून एंड इट्स इफेक्ट। जो एक हिस्ट्री अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ज़मीन की पैदाइश की, तो उसमें बर्थ ऑफ मून एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, क्योंकि जब ज़मीन से चांद निकला और वहाँ पे एक बिग स्कार हुआ तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा बेसन बन गया, एक बहुत बड़ा आप समझ लें टप बन गया, जिसमें समंदर का पानी फिर जमा हुआ। वो पानी कहाँ से आया वो आप आइए हम पढ़ते हैं।
राइटर ये क्लेम करती है कि जो सूरज चांद है वो ज़मीन ही का हिस्सा था, क्योंकि ज़मीन जो चांद की डेंसिटी है उसकी अर्थ उसकी क्रस्ट को हम देखें तो 3.3 है, जो कि ज़मीन के मुकाबले में बहुत कम है। जो ज़मीन की डेंसिटी 5.5 है, जो इसको ये बताता है जो सूरज जो चांद है वो हमारी ज़मीन ही का हिस्सा है, लेकिन ज़मीन की आउटर लेयर से फॉर्म किया गया है, क्योंकि ज़मीन से जब वो अलहदा हुआ था तो उसकी आउटर लेयर ही बाहर गई थी और उसकी इनर लेयर वहीं पर रही थी, और जिसकी वजह से मेजर ओशन और वो सारी चीज़ें फॉर्म की, वो ओशन बेसिन्स। अब पानी कहाँ से आया ये हम देखते हैं। इन द इनिशियल पीरियड, अब ज़मीन कैसे बनी? रेनफॉल जो भी ज़मीन पर गिरती थी, कोई भी बारिश होती थी तो वो इवेपोरेट हो जाती थी, वो उसके बुखारात बन जाते थे और वो बादल बन जाते थे। अब बादल इतने गहरे हो गए, देखिए हैवी क्लाउड्स की वजह से कोई भी सनरेज हमारी ज़मीन में पेनिट्रेट नहीं कर पाई। फिर उसके बाद बारिशें शुरू हुई और सदियों तक बारिशें होती रहीं, और इसके साथ ज़मीन को उसने धो दिया, सारे कॉन्टिनेंट्स को, सारे रेजोल्यूशंस को, सारे सॉल्टी कॉन्टिनेंट्स को। नतीजा क्या निकला कि जो टेम्परेचर था वो कम हो गया और आखिरकार ज़मीन की क्रिएशन के लिए एक मॉडरेट टेम्परेचर बन गया। तो ये बेटा आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर के हवाले से, और वो क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ द बर्थ ऑफ मून। जो मून की बर्थ के इफ़ेक्ट हैं ये आप सारे यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ज़मीन कैसे वजूद में आई, उसमें मून कैसे वजूद में आया, उसमें रॉक्स कैसे वजूद में आई, और हमारा समंदर कैसे वजूद में आया, और समंदरों में पानी कहाँ से आया। तो ये आज आप कर लीजिए, इतना सा आपका क्वेश्चन कि आपके पेपर के हिसाब से है। मैं जो बाकी हाफ समरी है उसकी वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।